कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो 8 और 9 अगस्त के बीच में हुआ, उसने पूरे इंडिया को हिला डाला। ये प्रूव कर डाला कि अभी भी हमारे देश में एक औरत सेफ नहीं है। अभी भी एक औरत को उसके कपड़े पहनने के ढंग को ब्लेम किया जाएगा अगर उसके साथ होता है तो। ये भी दिखा डाला कि एक फीमेल की चाहे कितनी भी अच्छी जॉब हो, वो सेफ नहीं है। इवन डॉक्टर्स वो सेफ नहीं है यहाँ के सिस्टम्स की वजह से। 9 अगस्त को खबर आती है आरजी कर मेडिकल कॉलेज से कि एक 31 इयर्स ओल्ड पोस्ट ग्रेड ट्रेनी का हुआ है, जो उस दिन 36 आवर्स के शिफ्ट पे थी। बहुत सारे और बहुत बड़े लोगों ने इस केस के बारे में अपने हिसाब से बात की है, लेकिन मैं लिंक करूंगा इस केस को साइकोपैथी और नार्सिसिज्म से, ताकि आपको समझा पाऊं एक साइकोलॉजी, और ये भी एक्सप्लेन कर पाऊं कि कैपिटल पनिशमेंट काफ़ी नहीं है इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए। हमें एक वाइडर अप्रोच लेना होगा, जिसका एक हिस्सा है समझना कि ये लोग कैसे होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे टारगेट करते हैं। उससे हमें क्या मिलेगा, ये समझने को मिलेगा कि एक रेप सिर्फ एक रेपिस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक नार्सिसिस्ट भी होता है और एक साइकोपैथ भी। एक नार्सिसिस्ट इस तरह का व्यक्ति होता है जिसे लगता है कि वो भगवान के बराबर है, उस जैसा कोई नहीं। वो प्यासा होता है पावर और कंट्रोल का, उसे चाहिए कि दूसरे लोग उसके सामने झुकें। वो बहुत एंटाइटल्ड होता है। सबसे ज़रूरी बात, उसके अंदर कॉन्शियंस नहीं होता। वो अंतरात्मा जो उसे कहे कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये मत करो, ये बुरी बात है, बुरा और अच्छा उसके लिए मैटर नहीं करता। और ये भी कि उसके अंदर करुणा भाव, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होती। और साइकोपैथी क्या होता है? साइकोपैथी है नार्सिसिज्म ऑन ड्रग्स। एक नार्सिसिस्ट में ये तो फेयर होगा कि नहीं, अगर मेरा किसी को पता लग गया तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन एक साइकोपैथ बहुत स्ट्रैटेजिक होता है, एक सीरियल किलर की तरह, उस तरह की मेंटालिटी होती है उसके पास। डिक्टेटरशिप, जितने भी डिक्टेटर्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं साइकोपैथ्स थे। अब ये सब का क्या रिलेशनशिप है इस केस से, चलिए समझते हैं। अगस्त 9 सुबह के 3 बजे एक आदमी आता है डॉक्टर के पास कुछ रिपोर्ट्स लेके, जिनमें कुछ होता नहीं है बट एक फंसाने का तरीका होता है। उसके बाद ब्रूटली उनका और मर जाता है। डिटेल्स इतनी ग्रूसम है कि मैं इस एपिसोड में शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपकी रूह काम जाएगी। उसी टाइम आप पूछोगे कैसे कोई ऐसे कर सकता है, कैसे कोई इतना ईवल हो सकता है। कोई इतना ईवल हो सकता है, ऐसा है, और ऐसे लोगों को साइकोपैथिक नार्सिसिस्ट कहते हैं, जिनके अंदर कोई भी ह्यूमन एलिमेंट नहीं बचा होता। वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और किसी के साथ भी कर सकते हैं। तभी तो मैंने साइकोपैथी और नार्सिसिज्म को लिंक किया उन लोगों की पर्सनैलिटीज़ के साथ जो इसमें कन्विक्टेड हैं और जिनके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। फिर उसी दिन सुबह 7:30 बजे विक्टिम को पाया जाता है सेमी नेकेड स्टेट में, विद ब्लड ओजिंग आउट ऑफ हर बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स। आंखों में ज़ख्म हैं, पूरी बॉडी छिली हुई है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, साइकोपैथिक अब्यूज़ शुरुआत होता है। पेरेंट्स को कॉल जाती है, पहले कहा जाता है कि आपकी जो बेटी है उसकी हालत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से जल्दी आइए। तुरंत 22 मिनट के बाद सुप्रिटेंडेंट कॉल करता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। जब मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा कि विक्टिम ने सुसाइड, तभी मैं समझ गया ये एक साइकोपैथिक बिग लाई है। एक साइकोपैथिक बिग लाई क्या होता है? जब कोई भी नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ जो डिलूजनल हो, जो झूठ को सच बना ले, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसता है, ऐसी दुविधा में, वो कोई भी झूठ बोल देता है जिसे वो साबित कर पाए एविडेंस को फैब्रिकेट करके या एविडेंस प्रोड्यूस करके। पेरेंट्स जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। वो तो गई थी अच्छे से, घर से हंस के मिल के गई थी, वो कैसे खुद को मार सकती है। लेकिन वहाँ जाके एक्सट्रीम लैक ऑफ एम्पैथी डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के द्वारा। उन्हें नहीं मिलने दिया जाता 3 घंटे तक। सोचिए, 2 मिनट के लिए सोचिए, उनकी बेटी नहीं रही। उनको अभी तक नहीं पता कि क्या हुआ। वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं।
बहुत पेन में हैं, आप उस जगह होते तो क्या करते? शायद टूट जाते, फिर उनका सहारा बनने की कोशिश करते, कम से कम इमीडिएटली उनको अपनी बेटी को देखने देते। ये तो करते इसलिए क्योंकि आप इंसान हो और आपके अंदर दिल है। लेकिन जो अथॉरिटीज़ थी, खासकर जो इसमें प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, मेन सस्पेक्ट हैं ये भी, इन्होंने नहीं मिलने दिया और कहा गया कि आप एक ही आदमी अंदर जा सकता है और फोटोग्राफ लेके आप बाहर आ सकते हो। अब मैं इसको कैसे साइकोपैथी के साथ लिंक कर सकता हूँ? देखिए, एक साइकोपैथ एक्सट्रीमली पावर हंग्री इंडिविजुअल होता है। आपको समझना होगा, सैडिज्म भी एक चीज़ है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी सैडिस्ट मज़ा लेता है जब वो देखता है दूसरे लोग उनकी वजह से पेन में हैं। तो मेरा ये कहना है, जो भी अथॉरिटीज़ थी, जो भी मेन हेड था इस सब चीज़ को देख रहा था, उसे मज़ा आ रहा था कि कैसे उसकी वजह से कितनी ज़िंदगियां बर्बाद और ख़राब हुई। उसे ये, उसका दिमाग नहीं फील करा रहा था, उसे ये फील नहीं हो रहा था कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, अभी एक्शन लेना चाहिए, तुरंत पता लगाना चाहिए कैसे ये सब करता, जबकि कहा ये भी जा रहा है वो इस सब का पार्ट था। तो उसने उल्टा किया। मुझे लगता है वो 3 घंटे इसलिए वेट कराया गया क्योंकि एक सबूत मिटाने थे, दूसरा मज़ा लेना था, कैसे वो सैडिस्टिक प्लेजर आता। जब दुनिया में खबर फैली, वीडियोस वायरल हुए, लोग बात करने लगे, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, तब हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ पे प्रेशर बना, वरना वो इसको का नाम देके ख़त्म करने वाले थे। वो उनका बिग लाई था और उसको उसी तरह वो फ्रेम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये भी कहा जा सकता है कि उतना कोऑपरेशन पुलिस से नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे साइकोपैथ को एक्सट्रीम एनेबलिंग मिला, अथॉरिटी से भी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी, क्योंकि इस आदमी को सस्पेंड करने के बजाय इसको ट्रांसफ़र किया गया कहीं और हिम्मत तो देखिए इस आदमी की, इसने कहा कि कहीं ना कहीं ये विक्टिम की ही गलती थी। रात के 3 बजे वो कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या कर रही थी? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप कि उसकी गलती है, वो कहीं भी जा सकती है, हॉस्पिटल है, सेफ प्लेस है, उसका मतलब उसका जाएगा क्योंकि वो 3 बजे वहाँ थी। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इस इंसान की मेंटालिटी। इसी को तो कहते हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के फील्ड में विक्टिम ब्लेमिंग। जब एक नार्सिसिस्ट डिनाई करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या नहीं लेना चाहता और बचना चाहता हो, तो वो विक्टिम को ही कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अगर संदीप घोष का बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो ये भी पता लगा है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा करप्ट और बहुत ही कंट्रोलिंग आदमी रहे हैं। स्टूडेंट्स को जानबूझ के फेल करवा देना, पनिश करवाना, एक डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश किया गया था। ये भी पता लगा है कि ये आदमी, ये जो प्रिंसिपल थे, वो उस मेडिकल कॉलेज को अपना किंगडम बना चुके थे, उसी तरह से ट्रीट करते थे। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? नार्सिसिज्म में। ये हमें देखने को मिलता है साइकोपैथी में। उसका मतलब वो कुछ भी करेंगे तो कोई उन्हें अकाउंटेबल ही नहीं ठहराएगा। ये भी हमें पता लगा है कि इनके बहुत डीप पॉलिटिकल लिंक्स हैं, जभी तो वो बच रहे हैं मेरे हिसाब से। और इसी वजह से तो एक नार्सिसिस्ट या एक साइकोपैथ को अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और पावर मिलता है कुछ भी करने का। उनका जो वो डर होता है कि नहीं ये करूँगा तो कौन बचाएगा, वो भी उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। वरना आप सोचिए, क्या एक को नहीं पता कि उसको सज़ा होगी? क्या उसे नहीं पता कि उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है? पता है, तो फिर भी क्यों करता है वो? ये इट्स नॉट अबाउट सेक्स, उसे सेक्स नहीं चाहिए होता है, नहीं, इट्स अबाउट पावर एंड कंट्रोल। मैं और बोलूँगा उसके बारे में, लेकिन वो इसलिए करता है कहीं ना कहीं उसको पता है मेरे पास बैकअप है, अगर मैं करता भी हूँ मैं बच जाऊँगा। संजय रॉय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बहुत टाइम तक एज अ कुक काम किया, फिर छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद वापस आए, खुद को इंट्रोड्यूस किया एज अ कोलकाता पुलिसमैन। जबकि रियलिटी ये है वो असली में एक पुलिसमैन नहीं था। उसने पुलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था एज अ सिविल
वॉलंटियर, और वो इमेज लेके वो गया हॉस्पिटल, खुद को पुलिस बताया जबकि वो नहीं था। हम नार्सिसिस्ट के बारे में क्या जानते हैं? वो एक इमेज पोर्ट्रे करते हैं और उसके द्वारा वो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिलीजियस नार्सिसिस्ट खुद को एज अ काइंड, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल इंडिविजुअल पोर्ट्रे करता है ताकि दूसरे लोगों का पैसा लूट सके और उनको बेवकूफ़ बनाए। ये केस कोई डिफरेंट नहीं है उससे। ये गया एज अ पुलिसमैन क्योंकि उसे पता था वो करने से उसको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स उसे मिल सकते हैं। इस पॉइंट पे बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें एक्सप्लॉयटेशन का। नार्सिसिस्ट बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, मतलब वो जानते हैं एक मौके का फ़ायदा कैसे उठाना है, इंसानों का फ़ायदा कैसे उठाना है, कैसे अपना मतलब निकालना है। एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में जिसको कहते हैं हम डार्क टेट्राड। ये कॉन्सेप्ट हमें समझाता है कि इंसानों के अंदर ईविल कैसे बाहर आता है, कौन सी मेन ट्रेट्स दिखाती हैं डार्क साइकोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करती है ह्यूमंस में। 4 मेन ट्रेट्स हैं: नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, मैकियावेलिनिज्म एंड सैडिज्म। सैडिज्म के बारे में मैंने बात की कि कैसे कुछ लोग मज़ा लेते हैं दूसरों की पेन में। मैकियावेलिनिज्म होता है कैसे लोग मज़ा लेते हैं दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करने में, कैसे वो महारत हासिल करते हैं इसमें और फिर इसको हेविली यूज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए या धोखा देने के लिए। अगर हम संजय रॉय का बैकग्राउंड अच्छे से एनालाइज करें तो हमें क्लियरली चारों ट्रेट्स, डार्क ट्रेट्स जो हैं जिनके बारे में मैंने बात की, दिखेंगी। अभी हम बात करेंगे मैकियावेलिनिज्म यानी एक्सप्लॉयटेशन का। ये भी कहा जाता है कि वो लोगों से, पेशेंट से पैसे लेता था उनको एडमिट कराने के लिए। यही तो एक्सप्लॉयटेशन है। कोई मजबूर है, कोई बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को कोई चीज़ चाहिए और उसको आसानी से मिल नहीं रही, उस मजबूरी का फ़ायदा उठा के मैं आपको वही चीज़ 1000 गुना ज़्यादा महंगी बेचूंगा। यही होती है एक्सप्लॉयटेशन। और ये हमें ये भी दिखाता है कि उस इंसान के अंदर कोई एम्पैथी नहीं थी। उसके पास एक कॉन्शियंस नाम की इंस्ट्रूमेंट या चीज़ नहीं थी जो उसे बताती ये तुम गलत कर रहे हो या कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। थोड़ा और गहराई से देखें तो ये भी पता लगता है कि संजय रॉय एक डोमेस्टिक अब्यूज़र भी था। 13 मई 2023 को उनकी वाइफ ने, जो कि उस टाइम 3 महीने प्रेग्नेंट थी, पुलिस में कंप्लेंट कराई थी कि मुझे मारा जाता है, मेरे साथ फिज़िकल अब्यूज़ होता है। और ये कौन करता है? संजय रॉय। यही सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है, यही सेम कंप्लेंट जो कि की गई थी 8 अगस्त 2022 को विद द सेम कंटेंट। यही चीज़ कहा गया था कि वो एक डोमेस्टिक अब्यूज़र है। काश उस टाइम उसके खिलाफ एक्शन लिया होता, आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। संजय रॉय की पर्सनैलिटी में हमें हर कोई नार्सिसिस्टिक ट्रेट देखने को मिलती है, लैक ऑफ एम्पैथी। जिस तरह से हर्ट किया गया था, जिस तरह से टॉर्चर किया गया था, दौरान वो बोला भी नहीं जा सकता। जिसके अंदर दिल ही ना हो, जिसके अंदर सोल ही ना हो, वही ये सब कर सकता है। और जिसको ये सब करने में मज़ा आए, किसी की बॉडी को म्यूटिलेट करने में, बर्बाद करने में, कि पहचान में ही ना आए, इतना हर्ट करने में, वही ऐसा कर सकता है। और हमने बात की सैडिज्म के बारे में, क्लियर, वो एक डोमेस्टिक अब्यूज़र भी था। अब इससे ज़्यादा बड़ा सबूत और क्या चाहिए हमें? मैनिपुलेटर भी था, पावर हंग्री भी था, ऑब्सेस्ड था पैसे से, कंट्रोलिंग भी था, और मेरे हिसाब से वो एक फ्लाइंग मंकी भी था, प्रिंसिपल घोष का। फ्लाइंग मंकी नार्सिसिस्ट के बहुत पसंदीदा लोग होते हैं क्योंकि वो एक हिसाब से इनके चमचे होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं कुछ भी करने के लिए, जो भी उन्हें चाहिए होता है। और तभी फ्लाइंग मंकी को एक फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता है। कभी उनको आंसरेबल नहीं ठहराया जाता, इनको एज अ गोल्डन चाइल्ड ट्रीट किया जाता है कि जो तुम कहोगे वो होगा, जो तुम चाहोगे वो हम करेंगे, लेकिन ये उसके बदले तुम्हें मेरे लिए करना होगा। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। अब बात करते हैं घोष की। ये भी अभी अभी मुझे पता लगा कि ऑर्गन सेल, ह्यूमन ऑर्गन इलीगल काम हो रहा था हॉस्पिटल में और विक्टिम को उस बारे में पता था और इस बारे में उसने बोलना शुरू किया था। अब आपको पता ही है एक नार्सिसिस्ट कभी भी एक्सपोजर नहीं होने दे सकता,
क्योंकि उसकी इमेज सबसे बड़ी उसके लिए होती है। वो कभी भी नहीं चाहेगा उसका भेद जो सामने आया लोगों के पता लगे वो कौन है। तो अगर ऐसा था, इट इज़ वेरी क्लियर कि ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये सब प्लान किया गया था और इसमें कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं था। ये बहुत लोगों का किया हुआ मिला जुला किया गया काम है। इस सब से हमें क्या सीख मिलनी चाहिए? ये कि कुछ दिन बाद हमें इस केस को ठंडा होने नहीं देना है। हाँ, लोग कहते हैं कि हमें रूट लेवल पे काम करना चाहिए, कंसेंट सिखाना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स बहुत नॉर्मल हैं इंडिया में, इवन प्रमोट भी किया जाता है, वो तो ठीक है कुछ हद तक। लेकिन सबसे ज़रूरी मेरे हिसाब से एज अ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी प्रोफेशनल ये है कि प्रॉपर असेसमेंट हो प्रोफेशनल्स की, खासकर जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, इस तरह की क्रिटिकल पोजीशंस में हैं। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल के हेड हैं, आपके हाथ में कितने लोगों की ज़िंदगियां हैं और आपको उस तरह का पावर दिया गया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर हो इनको असेस करने का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और समझने का इनकी पर्सनैलिटीज़ को थॉरली कि अंदर से क्या है, क्या ये छुपा रहे हैं, क्या ये दिखा रहे हैं। और सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए, एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये कौन है वो कौन है। एक ही इंसान के हाथ में जब सब पावर आता है और अगर वो इंसान साइकोपैथ या नार्सिसिस्ट हो, आप समझिए बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं। तीसरी बात जो कि सबसे बड़ा इशू है और मुझे बड़ा डर है कि ये केस भी ऐसे ही दब जाएगा उस चीज़ की वजह से, वो है पॉलिटिकल सपोर्ट। मैंने उस बारे में बात नहीं की, पर अगर आप रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि बहुत पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। हर कोई इसको अपने हिसाब से बना रहा है और बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इन लोगों की आप कमर नहीं तोड़ोगे और उनको पता है कि इनको फ्री कार्ड मिल जाएगा, जेल के बाहर दौड़ने का कार्ड, तो फिर क्यों नहीं करेंगे ये जो ये करते हैं? इनको तो कोई परवाह नहीं है, ये तो करेंगे ही, जो आया रास्ते में उसको हटा देंगे। तो उस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है और हमें सच को एज सच देखना चाहिए, जो हो रहा है, न कि जो दिखाया जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं ममता बनर्जी इसमें अपना खेल कर रही हैं, उसको उनको जो करना चाहिए वो कर नहीं रही हैं, और अब एक क्या कहते हैं इसको, इमेज क्लेंज अप कर रही हैं, अपने इस किए हुए दामन के दाग को मिटा रही हैं, जो कि बहुत गलत है और इनअप्रोप्रिएट अप्रोच है मेरे हिसाब से। ये था आज का केस, बहुत बहुत दिल दुखाने वाला, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग। हम प्रार्थना करेंगे कि विक्टिम की आत्मा को शांति मिले और इंसाफ भी मिले जल्द से जल्द। अगली बार तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड लेट द हीलिंग बिगिन।